तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 12th का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग तिरिच पार्ट का समरी यानी कि सारांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारांश। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में लेखक का परिचय पढ़ा, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ा, और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का समरी यानी कि सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि उसी का ये छोटा रूप है। तिरिच कहानी का कथानक लेखक के पिताजी से संबंधित है। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि लेखक और उनके पिताजी के साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन सबका वो वर्णन उस पाठ में करते हैं। और ये पाठ उनके पिताजी से ही संबंधित है, तिरिच के काटने से लेकर उनकी मृत्यु तक। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है, और लेखक सपना भी देखते हैं, वो भी एक पॉइंट है। इसमें दो टॉपिक है, एक है पिताजी के बारे में और एक है लेखक के सपने के बारे में। इसके अतिरिक्त कहानी में शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। और इसके अलावा क्या है कि शहर में जो खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं उनका भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। गांव एवं शहर की जीवन शैली इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। मतलब इस पाठ में गांव के लोग कैसे होते हैं, शहर के लोग कैसे होते हैं, दोनों का बड़ा ही अच्छा से तुलना लेखक ने किया है कि गांव के लोग कितने सीधे साधे, भोलेपन, एक दूसरे से मिलनसार होते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोग वैसे होते हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो लेखक के पिताजी को ट्रैक्टर पर बैठा के गांव वाले लेकर चले जाते हैं, जबकि वहीं शहर वाले एक घुट पानी के लिए उन्हें मार देते हैं। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, बनावटी आचरण होता है, इसमें प्रतिबिंबित होता है। यानी इस कहानी में गांव की सादगी यानी कि सीधापन और शहर का कुटिलता, शहर की दुष्टता के बारे में दिखाया गया है। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, मतलब कितने साल के उनके पिताजी हैं? वयोवृद्ध मतलब कि ना तो बूढ़े और ना ही जवान, वयोवृद्ध मतलब उनको कहा जाता है। उनकी विशिष्ट जीवन शैली है, वह मितभाषी हैं। मितभाषी मतलब होता है कि वो मित्रतापूर्वक किसी से भी बातें करते हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। मतलब वो कम इसलिए बोलते थे कि शायद उनके मुंह में हमेशा क्या रहता था? तंबाकू। कहानी में पढ़े ना कि पिताजी हमेशा मुंह में क्या लेके रखते थे? तंबाकू रखते थे, खैनी रखते थे। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। यानी घर के जो बच्चे थे, चाहे वो लेखक हो, उनकी बहन हो, कोई भी हो, अपने पिताजी से ये लोग डरते थे और उनके कम बोलने से उनसे थोड़ा सा डरे हुए रहते थे। क्योंकि जो आदमी कम बोलता है ना, उससे लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं किस टाइप का आदमी है। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। संतोषजनक मतलब कि हर प्रकार की उतनी फैसिलिटीज नहीं थी। एक दिन शाम को जब वो टहलने निकले तो एक विषैले जंतु तिरिच ने उन्हें काट लिया। शाम को किसने काट लिया? तिरिच ने काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला और प्राण घातक होता है। प्राण घातक मतलब समझते हैं आप लोग? जान को लेने वाला, जान हर लेने वाला। रात में झाड़ फूंक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। रास्ते में उन्हें क्या मिल गया था? ट्रैक्टर मिल गया था। वैसे तो बस पकड़ने गए थे, लेकिन मिला क्या था? ट्रैक्टर। तो उसी में बैठकर वो कहाँ चले गए? शहर चले गए। तिरिच द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं। यानी तिरिच जो उन्हें काटा था उस सारा बात ट्रैक्टर पर जितना लोग बैठे हैं सबको क्या करते हैं? बताते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब वो बताते हैं तो वहाँ पे एक महान व्यक्ति रामावतार शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो वैद्य और ज्योतिष दोनों हैं। ट्रैक्टर पर सवार उनके सहयात्री पंडित रामावतार ज्योतिषी के अलावा वैद्य भी थे। याद रखेंगे, ज्योतिष भी थे और क्या थे? वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। याद है ना कहानी आप लोगों को
कि कैसे उन्होंने कहा कि देखिए आपको उस तिरिच को जला देना चाहिए था, नहीं तो तिरिच जिंदा हो जाएगा रात में चांद की रोशनी में और फिर आपको काटने के लिए खोजेगा। चलिए कोई बात नहीं, काम कीजिए, आपको मैं धतूरे का रस पिला देता हूँ, क्योंकि विष विष को काटता है, उनका मानना था। ठीक है, जहर जहर को काटता है, लेकिन अब पता नहीं तिरिच का असर था कि नहीं था। उल्टा में इन्होंने क्या कर दिया, रास्ते में किसी तेली के खेत में एक धतूरे का पेड़ मिलता है, वो उसे तोड़ करके बढ़िया से उसको पीस करके और रामावतार शर्मा जी किसको पिला देते हैं, लेखक के पिताजी को। धतूरे के बीज को पीस कर उबाल कर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। याद है कहाँ पे उतारा गया था, कहानी याद है जी आप लोगों को? मिनरवा टाकिज के पास 10:05-7 पर क्या हुआ था, ट्रैक्टर ने उतार दिया था। उसके बाद उनको कचहरी जाना था। यह समाचार पंडित रामावतार ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे शाम को घर नहीं लौटे थे। मतलब ये टोटल बात रिटर्न होकर पंडित रामावतार शर्मा जी बताते हैं कि आज ये घटना हुआ था, रास्ते में मैंने उपचार कर दिया है। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारी प्राप्ति हुई। जब लेखक को पता चलता है कि मेरे पिताजी लौटे नहीं हैं, तो वो शहर में जाते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। पिताजी की मृत्यु किन किन कारणों से हुई, वो लेखक उसका पता लगाने का प्रयास करते हैं। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था तथा कंठ सूख रहा था। आप लोगों ने पढ़ा कहानी में कि जब वो रास्ते में उतरे थे एक जगह पेशाब करने के लिए, तो बता रहे थे कि मेरा सर चकरा रहा है। और जब वो ट्रैक्टर से उतरे शहर में तो उनका कंठ सूखा हुआ था, उनको प्यास लगी थी। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया इस बीच वे स्टेट बैंक के देश बंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में क्रमशः गए थे। वे सबसे पहले कहाँ गए थे जी, एक बैंक है जहाँ पे जाते हैं। उक्त स्थानों ने उन्हें अपराधी प्रवृत्ति अथवा असामाजिक तत्व समझकर, मतलब वहाँ के लोगों ने उन्हें गुंडा बदमाश समझ करके काफ़ी पिटाई कर दी और वे लहूलुहान हो गए। लहूलुहान मतलब खून से लथपथ हो गए और अंत में वे इतवारी कॉलोनी चले गए। और इसी तरह घिसियाते पिटाते कहाँ पहुँच गए, इतवारी कॉलोनी। वहाँ उनको कहते सुना गया, मैं राम सवारथ प्रसाद, मतलब पता चला कि इनका नाम क्या है, राम सवारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। इसका अर्थ हुआ कि मैं राम सवारथ प्रसाद पूर्व स्कूल हेडमास्टर और गांव का प्रधान, और गांव का नाम बकेली। गांव का नाम क्या है, बकेली। किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बेटे लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाकर रही सही कमर कसर निकाल दी। मतलब कि जो बच गया था शरीर में हिम्मत, उसका व्यवस्था उस बच्चों ने कर दिया गलत आदमी समझकर। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। घिसते पिटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। किसके, कौन से मोची की दुकान में चले गए थे? गणेशवा इन्हीं के गांव का था। वहीं पहचाना कि अरे ये तो मास्टर साहब हैं। गणेशवा मोची उनके बगल के गांव का रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई और वो अभी कुछ करता बचाता तब तक उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। मतलब लेखक ने बताया कि आज के ज़माने में लोग कितने खतरनाक हो गए हैं, और ख़ास करके शहर में रहने वाले लोग दूषित मानसिकता से ग्रसित। शहरी जीवन शैली तिरिच की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। बताते हैं आज के लोग तिरिच की तरह क्या हो गए हैं, विषैला और भयानक हो गए हैं। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी और अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। लेखक का कहना है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले उसकी ओरिजिनल पता नहीं करते हैं, उसकी वास्तविकता जानने का प्रयास नहीं करते हैं और अपना डिसीजन देकर एक दरिंदगी और अमानवीय व्यवहार द्वारा उस व्यक्ति को मार देते हैं। लेखक का मंतव्य मतलब होता है उद्देश्य, निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है।
इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूर्व तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लेखक कहते हैं ना लास्ट में, लेखक पुनः कहते हैं इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ठेले सपने से भीतर जा रहे हैं और इसमें किसी को चोट नहीं आएगी। इससे कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी इस माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि आज का समाज कितना गंदा और दूषित हो चुका है कि बिना किसी सच्चाई को जाने हम किसी को भी जान से मार देते हैं। तो बस ये कहानी समाप्त होता है। गदखंड का अंतिम चैप्टर यानी पार्ट 13 हम लोग कल पढ़ेंगे और इस तरह गदखंड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।